डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स न्यू बुक पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 6 जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं हर टॉपिक की जो लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं उनको शॉर्ट नोट्स में से मेन पॉइंट्स की डेफिनेशन निकाल के आपको समझाऊंगा, ताकि हमें जो लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ने ना पड़ें और हमें मेन बातें भी पता चल जाएं कि उन पैराग्राफ्स के अंदर जो हैं वो क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं। तो इस तरह से हम जो है वो कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि चैप्टर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स पीटीबी 2025 से ये लिया गया है। इंट्रोडक्शन में जो है जस्ट इतना सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो मैटर है उसकी कुछ स्टेट्स हैं। मैटर क्या है? अब एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दुनिया में कोई भी जो मैटर है उसकी मेनली जो स्टेट्स हैं वो तीन हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। मज़ीद स्टेट्स भी हैं जिसमें प्लाज्मा आ जाता है और भी आती हैं स्टेट्स, लेकिन हम मेन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। दी स्टेट राइज ड्यू टू, और ये स्टेट्स में चेंज क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों तो सॉलिड बन जाता है, लेस स्ट्रॉन्ग हों तो लिक्विड, और ना होने के बराबर हों तो गैस। Between atoms and molecules. This chapter discusses certain mechanical properties of matter that are important in real life application and engineering particularly. तो हम इस चैप्टर में सॉलिड, लिक्विड, गैस की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। और वो वाली प्रॉपर्टीज़ अब कौन कौन सी हैं, जैसे कि डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, डेंसिटी एंड प्रेशर। तो ये सारी जो है आपको पता है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है बल्कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है जी, उसमें डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन किया गया है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड को समझने से पहले हम डिफॉर्मिंग फोर्स को समझते हैं। अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स दैट चेंज द शेप और साइज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी फोर्स जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के शेप या साइज़ को चेंज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। और वो क्या इंट्रोड्यूस करवा देती है उस सॉलिड के अंदर? डिफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अब इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग। किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं। बच्चे तो ये अक्सर काम करते रहते हैं, इनकी बॉल पॉइंट्स के अंदर जो हैं वो स्प्रिंग मौजूद होते हैं, उनको अक्सर स्ट्रेच कर देते हैं खींच के। इसी तरह स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, प्रेसिंग अ टेनिस बॉल विद अ रैकेट। इफ़ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड, इट इज़ सेड टू बी इलास्टिक। ओके, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफॉर्म किया जाए, उसकी शेप को चेंज किया जाए और आफ्टर अ फ्यू टाइम वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक, वैसे भी हम जो लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं उसकी भी यही प्रॉपर्टी है ना, उसको खींचते हैं तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है। तो जो चीज़ भी अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेती है आफ्टर डिफॉर्मेशन, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इलास्टिसिटी को डिटेल में समझते हैं। इलास्टिसिटी बेसिकली इलास्टिक चीज़ों की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डैमेजिंग या डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने समझा था कि ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ को चेंज कर दे। तो अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स को बर्दाश्त करने के बाद ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को अटेन कर ले, रीस्टोर कर ले, तो उसको इस प्रॉपर्टी को, उस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इलास्टिसिटी की? इट हेल्प टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। इससे हमें किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ का पता चलता है। इट शो हाउ अ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू फोर्स, और इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि किस तरह से कोई मटेरियल जो है वो फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है, फोर्स का जवाब देता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अगर कोई इलास्टिक मटेरियल हैं तो
उसका ऑपोजिट भी होता है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हैं, ठीक है। जहाँ अच्छाई है वहाँ पे बुराई है। तो बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे इलास्टिक मटेरियल है वहाँ पे इन इलास्टिक मटेरियल भी मौजूद हैं। तो सम मटेरियल लाइक क्ले, डव और प्लास्टिसाइन डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, दीज आर कॉल्ड इन इलास्टिक मटेरियल। तो इन इलास्टिक मटेरियल वो हैं जो कि जिस तरह आप मट्टी है उसको, क्ले जो है उसको डिफॉर्म करें तो वापस नहीं आती, इसी तरह प्लास्टिक जो है उसके ऑब्जेक्ट भी मोस्टली जब टूटते हैं तो वापस अपनी जगह पर नहीं आते। लेकिन हर तरह की प्लास्टिक जो है ऐसी नहीं होती। आपका स्केल जो है उसको भी अगर आप पुश करें तो कुछ हद तक वो डिफॉर्म होके वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ये तो नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या है? मोस्ट मटेरियल आर इलास्टिक ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। अब ज़्यादातर मटेरियल जो हैं वो एक हद तक जो हैं वो इलास्टिक होते हैं, यानी उससे ज़्यादा अगर उनको डिफॉर्म किया जाए तो वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाते, ठीक है। जैसे कि एक स्प्रिंग ही है, आपकी बॉल पॉइंट का जो स्प्रिंग है उसे एक हद से ज़्यादा जब आप खींचते हैं तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता, लंबा सा हो जाता है, ठीक है। उसको समटाइम तो फिक्स करना भी बॉल पॉइंट के अंदर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर उसे खींचा जाए या उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स उससे ज़्यादा लगाई जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाता। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स शेप। अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर उस पर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर, और अगर उससे ज़्यादा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग जाए तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, यानी उसकी पक्की पक्की जो शेप है वो चेंज हो जाती है और ओरिजिनल हालत में वो वापस नहीं आ पाता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्लास्टिक रूलर है, आप उसको एक हद तक प्रेस करें तो वो वापस आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो ब्रेक भी कर जाता है और वापस भी नहीं आ पाता। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक था। इसको अब हम बुक से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, कोई हमारा पॉइंट मिस ना हुआ हो। जी, तो बुक से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मैटर जो है उसकी तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मेनली। और ये स्टेट्स क्यों हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। डिफॉर्मेशन को हमने समझा कि एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कर देती है, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, जिस तरह टेनिस बॉल वगैरह हैं, उसके साथ साथ जो है रबर स्ट्रिप, ठीक है, और बैंड्स वगैरह, और डिफरेंट जो है डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन को भी समझा, और इस प्रॉपर्टी को भी समझा कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स को बेयर करने के बाद चीज़ें अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाती हैं, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने लास्ट पे इलास्टिक लिमिट को समझा कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, और अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दी जाए तो परमानेंट चेंज आ जाता है। इसके साथ साथ हमने फॉर योर इन्फॉर्मेशन को भी समझा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि इनइलास्टिक होते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। अब इसको हम डिटेल से नोट्स से पहले समझते हैं, मेन बातें इसकी, मेन डेफिनेशंस, और बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। ये तो हुक्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि जो भी हमने डिफॉर्मेशन, इलास्टिसिटी वगैरह समझी है, उसको हुक्स लॉ बेसिकली हमें एक प्रॉपर रिलेशन प्रोवाइड करता है उन चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करवाने के लिए। तो हुक्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इट प्रोड्यूस इन एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। फोर्स और उससे जितना चेंज आएगा उसके दरमियान रिलेशन बताता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर हुक्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है? विद इन द इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर तो किसी चीज़ की हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन है, अगर पुलिंग फोर्स है या पुश फोर्स है, उसके लिहाज से एक्सटेंशन या कंप्रेशन होनी है। जिस तरह एक आपके सामने स्प्रिंग ही है तो उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। तो बिल्कुल जब तक आप ये काम इलास्टिक लिमिट के अंदर कर रहे हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस कंप्रेशन या एक्सटेंशन से। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है।
फार्मूला डिराइव करते हुए हम इसको यूज़ करते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से है, इट्स मीन जब फोर्स बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन या एक्सटेंशन भी बढ़ेगी। जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी कंप्रेशन और एक्सटेंशन भी बढ़ती रहेगी, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद जो है ये वाला रिलेशन काम नहीं करेगा। अब इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना होता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आप देखें, हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके यहाँ पे इक्वल रखा। जब इक्वल रखेंगे तो एक कांस्टेंट साथ रखना पड़ेगा जो कि हमारे पास के है। अब हम देखते हैं, इस फार्मूला को समझते हैं कि फोर्स जो है एफ है, अप्लाइड फोर्स, इसके साथ एक्स जो है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो मटेरियल के अंदर हुई है, के जो है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ठीक है, या मैयर है स्टिफनेस की। उस स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई है उसका एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको ये उसकी स्टिफनेस को जो है वो बता रहा है। यानी अगर ग्रेटर के की वैल्यू होगी, इट्स मीन के, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लार्जर वैल्यू ऑफ के मीन द स्प्रिंग इज स्टिफर, बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्प्रिंग टू डिफॉर्मेशन। और ये बेसिकली के जो है ये बता रहा होता है कि कितनी रेजिस्टेंस शो कर रही है कोई चीज़ डिफॉर्मेशन से, अपने आप को डिफॉर्म होने से बचाने के लिए। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ भी होता है कुछ, इसको भी देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन शो लीनियर बिहेवियर, यानी ओबे कर रहा है हुक्ला। लाइक मैं आपको ग्राफ बुक से दिखाता हूँ जी। तो ये आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें फोर्स जो है वो वाई एक्सिस पे दिखाई गई है और एक्स एक्सिस पे एक्स यानी कंप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन दिखाई जा रही है। और इसमें ये एक लाइन है जो कि स्ट्रेट है, ओरिजिन से गुजर रही है, और इसकी जो स्लोप है वो इंडिकेट ये कर रही है कि फोर्स के बढ़ने से एक्स भी बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखें, लेट्स से यहाँ पे फोर्स जो है वो 1 है तो एक्स भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से फोर्स 2 हुई तो एक्स भी देखें डबल हो गया, यानी 2 हो गया। तो ये हमेशा इन दोनों को, अगर आप इनका रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड किया, फोर्स 1 थी और एक्स भी 1 था, तो 1 1 ज़र 1 ही आया, के की वैल्यू हमारे पास 1 आई। अगेन अब आपने 2 लिया, सेकंड कंडीशन में फोर्स भी 2 है और एक्स भी 2 है, तो 2 1 ज़र 2, अगेन 1 ही आया। तो के इस वजह से हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाती है। ये जो इक्वालिटी को, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का। स्प्रिंग का अब हम बात कर रहे हैं और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो इसको अब मैं क्लियर करता हूँ। अब इस लाइन को देखें कि इसकी स्लोप जो है यहाँ तक ए पॉइंट जो कि इलास्टिक लिमिट है, यहाँ तक तो बिल्कुल एक ख़ास स्लोप है जो कि इंडिकेट कर रही है कि फोर्स के बढ़ने से जो है वो एक्स भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जैसे ही इलास्टिक लिमिट जो है वो ब्रीच हुई है, अब परमानेंट जो है वो चेंज आ गया है। ये तो इलास्टिक लिमिट को ब्रीच करने के बाद की जो सिचुएशन है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इफ़ अप्लाइड फोर्स और लोड एक्सीड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग, इट इज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड इट्स ग्राफ विल नो लॉन्गर रिमेन लीनियर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप मूव करते हैं। ये तो लीनियर बिहेवियर का ग्राफ जो है उसको हमने समझा है। बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ग्राफ बिकम नॉन लीनियर ड्यू टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हुक्स लॉ, जो है वो अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, तो हुक लॉ अप्लाई टू मेटल वायर्स, रबर बैंड्स एंड स्प्रिंग। मेटल वायर्स जो हैं उनके ऊपर ये लगाया जाता है चेक करने के लिए कि कितनी फोर्स के बाद ये डिफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ रबर बैंड्स पे, स्प्रिंग्स पे भी अप्लाई करके उनकी जो डिफॉर्मेशन है या इलास्टिक इलास्टिक लिमिट जो है उसको हम निकाल सकते हैं कि कहाँ तक इस पर फोर्स लगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये पक्का पक्का डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसी चीज़ को एप्लीकेशंस ऑफ हुक्ला में हम अंडरस्टैंड करेंगे। हुक्ला इज़ फंडामेंटल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, स्पेशली इन द डिवाइस यूजिंग स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे हुक्ला जो है उसको, उसकी एक ख़ास अहमियत हासिल है। मिसाल के तौर पे आप स्प्रिंग स्केल को ही देख लें। स्प्रिंग स्केल जो है वो आप लोगों ने बचपन में ज़रूर यूज़ किया होगा, यूज़ नहीं भी किया तो देखा ज़रूर होगा। मेजरिंग वेट यूजिंग स्प्रिंग एक्सटेंशन, हम वेट जो है वो मेजर करते होते हैं स्प्रिंग एक्सटेंशन को यूज़ करके। इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्प्रिंग स्केल्स हैं। ये वाला जो है इस पर लोड डाला जाए तो स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड करता है, नीचे को मूव करता है। जितना इधर वज़न डलेगा उतना ये स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड होगा
और इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्शन की बेस पे है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो स्प्रिंग स्केल जो हैं उनमें एक्सटेंशन भी हो सकती है और कंप्रेशन, दो तरह के यूज़ हो रहे हैं। पहले तो दो टाइप्स आपने याद रखनी है, एक जो कंप्रेशन को यूज़ करके लोड की वजह से कंप्रेस होता है, ये वाली टाइप, और दूसरा जो है वो एक्सटेंड होता है लोड डलने से, जैसे कि ये वाली टाइप है। ठीक है, ये कॉमन स्प्रिंग बैलेंस है। एक्सटेंशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस इज मेजर द वेट, जितनी उसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है वो हमें वेट बताएगी। इन कंप्रेशन बैलेंस, इस वाले की बात की जा रही है, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द लोड, लोड डलता है तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है, एंड द कंप्रेशन प्रोड्यूस इज मेजर्ड बाय मीन ऑफ अ पॉइंटर, और ये जो पॉइंटर है जितना ज़्यादा इसको हम कंप्रेस करेंगे उतना आगे को मूव करेगा। कंप्रेशन प्रोड्यूस इज मेजर बाय मीन ऑफ अ पॉइंटर मूविंग ओवर अ स्केल, और इसी तरह वेइंग मशीन यूजुअली यूज दिस टाइप ऑफ बैलेंस, और जो वेइंग मशीन जिसके ऊपर जाके हम खड़े हो जाते हैं वो भी इसी तरह टाइप का जो है वो बैलेंस इस्तेमाल करती है। इसी तरह नंबर 2 पे है बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स। यहाँ पे आपको ये फिगर नज़र आ रहा है, बैलेंस स्प्रिंग है, ये मैकेनिकल क्लॉक्स के अंदर यूज़ होता है। द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स आर यूज स्प्रिंग टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन दैट रेगुलेट द स्पीड ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो ये बेसिकली क्लॉक्स के अंदर यूज़ होता है जो कि स्पीड को रेगुलेट करता है हैंड्स ऑफ क्लॉक की। और इस तरह की जो है आपने अक्सर टॉयज़ कार के अंदर भी देखा होगा, जिनको हम पीछे को खींचें तो वो आगे को मूव करती हैं, उनके अंदर भी आपने इस तरह का एक स्प्रिंग जो है कॉइल सी बनी हुई ज़रूर देखी होगी। नेक्स्ट हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर भी जो है हुक्स लॉ की एप्लीकेशन में आ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो गैल्वेनोमीटर इज़ अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। इसका यूज़ क्या है, गैल्वेनोमीटर का करंट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, एक है करंट को मेजर करना, करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर होता है, वो भी आपने याद रखना है। ये सिर्फ डिटेक्ट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, तो इसे गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। इट मेक यूज़ ऑफ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड हेयर स्प्रिंग, और किसको यूज़ करती है, हेयर स्प्रिंग को। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है टाइनी सा स्प्रिंग है, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गैल्वेनोमीटर कोयल एंड आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू द ज़ीरो पोजीशन। अब इस जो हेयर स्प्रिंग है टाइनी सा, इसका काम क्या है, एक तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कनेक्ट करवाती है इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। नंबर 2 पे इट आल्सो रिस्टोर द पॉइंटर बैक टू द ज़ीरो पोजीशन, और पॉइंटर को वापस ज़ीरो पोजीशन पे लेके आती है। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, बिल्कुल इस तरह से एक बॉक्स सा नज़र आता है आपको। इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंटर सा लगा होता है, और वो जो है वो रीडिंग दे रहा होता है, और ऐसे रीडिंग जो है वो लिखी होती हैं। जितना करंट ज़्यादा हो ये वाला पॉइंटर, उतना जो है वो इस साइड को ज़्यादा मूव करता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विद इन द रेंज। और जो डिफ्लेक्शन उसकी होती है, जो मूवमेंट है पॉइंटर की, वो इंडिकेट करती है कि कितना करंट जो है वो फ्लो हुआ है, एक ख़ास रेंज तक वो बता सकता है। अदर यूजेस ऑफ हुक्स लॉ को देखा जाए तो मैट्रिसेस आ जाते हैं स्प्रिंग वाले। ठीक है, इसी तरह व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम टोटल जो है वो हुक लॉ पे बेस कर रहा है। मटेरियल टेस्टिंग मशीन्स जो हैं, डोर हिंजेस, मोटर बाइक, शॉक अब्जॉर्बर, तो ये डेली लाइफ में आप अक्सर देखते हैं ये वाली चीज़ें, यहाँ पे हुक लॉ को ही जो है वो यूज़ किया जाता है। और इम्पोर्टेंट नोट अगेन, हुक लॉ जो है वो वैलिड होता है विद एन इलास्टिक लिमिट। उससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दी है किसी भी चीज़ की इलास्टिक लिमिट से, तो उसके बाद वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और हुक लॉ को ओबे नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है। आई होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी को भी पहले हम शॉर्ट नोट से इसकी मेन जो डेफिनेशंस वगैरह और की पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं, बाद में बुक से डिस्कस करेंगे। जी, तो 6.3 डेंसिटी है। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक इजी सी इसकी जो है वो हाफ लाइन की डेफिनेशन है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए जो एक सिंबल है रो, इसे बोलते हैं डेंसिटी के लिए ग्रीक वर्ड में। ये इसका हम फार्मूला इस तरह लिखते हैं, रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी, वेयर रो जो है वो डेंसिटी के इक्वल है, और मास जो है वो एम है, और वी जो है वो वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट हम यूनिट्स, जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिज़िक्स के अंदर तो साथ हम यूनिट को भी देखते हैं।
तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। मैस जो है वो केजी में और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब के अंदर। तो पर मीटर क्यूब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं केजी और एम माइनस क्यूब, ठीक है। अगर आपने ये स्लैश नहीं डालना यानी डिवीजन का साइन नहीं डालना तो आप इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे इस तरह से लिखा है। ये एम को ऊपर लेके गए हैं तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई है। कॉमन यूनिट जो है वो ग्राम सी एम क्यूब भी यूज़ होता है। तो 1 ग्राम सी एम क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यूँ आपने इसके यूनिट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम जो हमारे जहन में सवाल आएगा वो है कि वाई डू डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। अब डेंसिटीज़ क्यों डिफरेंट होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की? तो बेसिकली अ सब्सटेंस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल विद डिफरेंट साइज मैसेज एंड स्पेसिंग, जिसकी वजह से अ मटेरियल विद हैवियर एंड मोर क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल विल हैव हायर डेंसिटी। तो जितना कोई मटेरियल जो है वो हैवी है और उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, वो उतना ज़्यादा जो है वो हायर डेंसिटी होगी। बिल्कुल एग्जांपल में भी यही एक्सप्लेन किया गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वुड में वे ओनली 0.7 ग्राम, और इसी तरह 1 cm क्यूब ऑफ आयरन वे अबाउट 8 ग्राम, ठीक है। तो वुड का जो मैस है वो डेंसिटी कम होने की वजह से 0.7 ग्राम है, और वहीं पे अगर हम आयरन की बात करें तो 8 ग्राम तक उसका जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा है, यानी दोनों का टुकड़ा एक जितना है, लेकिन उसमें देखें कितना फ़र्क कितना है। दस द आयरन हैज़ मोर मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स मीन के आयरन का जो ज़्यादा है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में मैस आयरन का ज़्यादा है और उतने ही यूनिट वॉल्यूम में वुड का मैस जो है वो कम है, मीनिंग द हायर डेंसिटी। सो दैट्स वाई आयरन की डेंसिटी भी जो है वो हायर है। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ डेंसिटी इन कंस्ट्रक्शन। डेंसिटी को कंस्ट्रक्शन में क्या इंपॉर्टेंस हासिल है? इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स चेक डेंसिटी टू इंश्योर द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेज एंड रोड, डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग पिलर्स। तो बेसिकली डेंसिटी अगर ना पता हो तो हम किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है उसको जज नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए जो है वो डेंसिटी बेस या बहुत ज़्यादा डेंस जो मटेरियल है उनको यूज़ किया जाता है, और सपोर्टिंग पिलर्स के लिए भी डेंस मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। ये तो अब हमने जो है वो फार्मूला सीख लिया है। तो फिज़िक्स में ऐसा कैसे हो सकता है कि फार्मूला सिखाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना दें, सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल ना दें? तो यहाँ पे 6.1 हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। ये एग्जांपल है, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन ब्लॉक आर 3, 2, 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी लेंथ 3 है, ब्रेथ 2 है और थिकनेस भी 2 है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन इफ़ द मास ऑफ ब्लॉक इज़ 94 ग्राम। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कि डेंसिटी के लिए हमें मैस और वॉल्यूम चाहिए। अब हमें मैस तो गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम में सिंपल है, आपने लेंथ ब्रेथ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर क्यूब में जो है वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब सिंपल है जी, 94 ग्राम में है, ऑलरेडी वो ग्राम में है। केजी में होता तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो 94 ग्राम को 12 से आपने डिवाइड करवाया, आपके पास 7.8 ग्राम जो है वो सी एम क्यूब में आंसर आ गया उसकी डेंसिटी। अब डेंसिटी को आपने केजी जो उसके एसआई यूनिट है उनमें कन्वर्ट करवाना है, तो 1000 के साथ जो है आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 7800 केजी मीटर पर मीटर क्यूब आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी गई है, डेंसिटी इज़ टेस्ट टू नो द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया गया कि इमिसिबल लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज फॉर्म लेयर व्हेन दे आर मिक्स्ड। इमिसिबल का मतलब है कि वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो रहे कम्प्लीटली, ठीक है, बस एक दूसरे के अंदर जो है मिक्स किए गए हैं लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं हुए। तो वो देखें डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं, वो भी किस वजह से बन रही हैं? डेंसिटी की वजह से। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो नीचे बैठ गया है, जिसकी कम है वो ऊपर ऊपर, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स में जो है वो आपको ये मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मयरिंग डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो रेगुलर शेप सॉलिड की भी और इरेगुलर शेप सॉलिड की किस तरह से मेजर की जाती है उसको अब देख लेते हैं। अगर तो रेगुलर शेप है तो जैसे अभी हमने फाइंड आउट भी की थी
कि मेजर करें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और रेडियस डायमीटर फॉर स्फेयर, और स्फेयर के लिए रेडियस और डायमीटर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। तो मैस इससे हम जो है वो इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर मैस जो है वो फिज़िकल बैलेंस के थ्रू मेजर करेंगे और हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि मैस भी है वॉल्यूम भी है, मैस से वॉल्यूम को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेथ और हाइट का पता होना चाहिए, और अगर तो कोई चीज़ सर्कल है या स्फेयर है तो उसमें रेडियस और डायमीटर पता होना चाहिए। उसका भी फार्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हम किस तरह से वॉल्यूम उसका निकालते हैं। फिर हम जो है वो मैस से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, मैस फिज़िकल बैलेंस से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अब इरेगुलर शेप सॉलिड की अगर हम बात करें तो इरेगुलर सॉलिड की जो है वो ज़रा डिफरेंट मेथड है। उसमें क्या करना पड़ता है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसे वाटर से हम फिल करेंगे और उसका इनिशियल लेवल जो है वो मार्क कर लेंगे। लेट्स से हमारे पास ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और इसमें हमने लिक्विड फिल किया था, तो उसका इनिशियल जो है वो ये वाला पॉइंट आ गया। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, जेंटली ड्रॉप द सॉलिड इनटू इट। अब वो सॉलिड जो है जिसकी इरेगुलर शेप है, कोई ख़ास शेप नहीं है, तो उसको हम इसके अंदर जो है वो ड्रॉप करेंगे, या आप किसी धागे से बांध के भी इसके अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं। लेट्स से वो इसके अंदर जब हमने एक चीज़ को, एक सॉलिड को फेंका, तो इसका राइज होगा वॉल्यूम जो है वो यहाँ तक पहुँच गया वाटर का जो लेवल है, तो ये हमारे पास सेकंड लेवल है, ठीक है। तो इसको हम फाइनल लेवल, वो इनिशियल है, ये फाइनल लेवल हमारे पास आ गया। नोट द लेवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, राइज इन वाटर लेवल, जितना वाटर लेवल राइज हुआ है उतना वॉल्यूम हमारे पास होगा उस सॉलिड का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो राइज हुआ है तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, यानी कि ऊपर हम मैस लिखेंगे जो कि हम फिज़िकल बैलेंस से ही फाइंड आउट करेंगे, और नीचे हम क्या लिखेंगे, जितना ये चेंज आया है ना उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का, वो उतना चेंज हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, यूज़ एन अप्रोप्रिएट लिक्विड इफ़ द सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर। ओके, अब समटाइम ये सॉलिड जो है ऐसा हो अगर कि वो वाटर में फेंकने से वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने वाटर नहीं एज अ लिक्विड लेना, आपने कोई और जो है वो लिक्विड ले लेना है जिसमें वो सॉलिड डिज़ोल्व ना होता हो। जी, तो बुक से भी इसको हमने साथ साथ डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे डेंसिटी मेजरमेंट की बात की गई है, जहाँ पे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेगुलर के लिए भी और इरेगुलर के लिए भी। ये वो मेजरिंग सिलेंडर दिखाया गया है, इसके अंदर ये वो फर्स्ट लेवल है, ये एक छोटा सा रिबन है जिसके साथ जो है वो हैंग किया गया है सॉलिड को ताकि वापस निकाला जा सके, और ये उसका फाइनल लेवल है। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने ये जो कम्प्लीटली डेंसिटी को जो है वो समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन को, उसके जो है फार्मूला को, उसके यूनिट्स को, और अभी भी कोई अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। 6.4 है प्रेशर। अब पहले तो मैं इसको आपको नोट से जो है वो शॉर्ट नोट से इसकी डेफिनेशंस और की पॉइंट्स समझाऊंगा, बाद में हम बुक से इसका ओवरव्यू लेंगे। तो व्हाट इज़ प्रेशर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेशर क्या है। प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली एक किसी चीज़ के यूनिट एरिया पे लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसके सिंबल जो हैं वो आप पुट कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, पी प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, एफ फोर्स को, ए फॉर कॉन्टैक्ट एरिया। ये तो अगर हमने किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन पढ़ी है फिज़िक्स में तो उसके जो है यूनिट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट, एसआई यूनिट को अगर हम देखें तो पास्कल यूज़ किया जाता है प्रेशर के लिए, जो कि इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो 1 पास्कल जो है वो प्रेशर व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो पास्कल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, पास्कल की डेफिनेशन है ये कि एक पास्कल फोर्स या एक पास्कल प्रेशर कब प्रोड्यूस होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स लगेगी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। तो ये आपने इस तरह से पास्कल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जस्ट अगर हमारे पास फार्मूला हो तो हम उससे जो है वो ये वाली डेफिनेशन जो है यूनिट की वो बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, तो तीनों के हमें यूनिट्स पता होने चाहिए।
प्रेशर का पास्कल है तो हम कहेंगे 1 पास्कल प्रेशर विल प्रोड्यूस व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, क्योंकि इसका न्यूटन है, और इज़ अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसका मीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है। तो इस तरह से आपने बस इन्हीं के यूनिट्स को एक्सप्लेन करना होता है 1 1 लगा के। नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर थ्रू डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में प्रेशर जो है उसको हम कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वुडन रोड एग्जांपल है, फ्लैट एंड फोर्स स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, लो प्रेशर। लेट से एक वुडन रॉड है हमारे पास, उसका जो एंड है वो फ्लैट है, ठीक है, अच्छा खासा चौड़ा एंड है। तो फोर्स जो है वो एक बड़े एरिया पे जो है वो स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से हमें लो प्रेशर फील होगा, ठीक है। वहीं पे पॉइंटेड एंड जो चीज़ें होती हैं वो फोर्स जो है वो स्मॉल एरिया पे लग रहा होती है, तो इस वजह से हाई प्रेशर है। बिल्कुल सुई जो है, अगर आप वो देखें तो वो आपकी बॉडी के अंदर अगर आप प्रेस करेंगे तो वो गुजर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पर हाई प्रेशर है, ठीक है। फोर्स कम ही लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आगे से पॉइंट ही है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। वहीं पे अगर कोई आप अपना थंब जो है वो ही हैंड के अंदर प्रेस करें तो वो आपके हाथ में से नहीं गुजरेगा। तो की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है जब फोर्स इंक्रीज़ करे। नंबर 1, या तो आप फोर्स इंक्रीज़ कर दें, उससे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, या कॉन्टेक्ट एरिया को डिक्रीज़ कर दें। तो बेसिकली अगर आप फार्मूला भी देखें प्रेशर का, तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब जो ऊपर वाला है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर आप बढ़ाना है उतनी फोर्स आप बढ़ा दें, यानी कि फोर्स ज़्यादा करने से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और एरिया से जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का उससे मुराद होती है अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। तो ये दोनों आपस में ओपोजिट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स। इसमें इसे मैं बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेज होती है सामने तो इजीली समझ आ जाती हैं। जो एज हैं ब्लेड के ऑफ अ चॉपर, यहाँ पे ये जो बारीक से होते हैं, ठीक है ये जो आप छुरी चाकू वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी एजेस जो हैं उन्हें बारीक बनाया जाता है ताकि एरिया जो है, बेसिकली बारीक करने से क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। तो आपको पता है कि एरिया जितना कम हो प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है। तो शार्प करते किए जाते हैं व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर टू कट एन ऑब्जेक्ट, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट एट द कॉन्टेक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया बिकम वेरी हाई एंड द ऑब्जेक्ट इज़ ईजीली कट। तो अब यहाँ से कम फोर्स भी लगाएंगे तो प्रेशर जो है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इजीली चीज़ें कट जाएंगी। नंबर 2 पे है द टॉप ऑफ अ थंब पिन इज़ फ्लैट। अब ये देखें, एक थंब पिन है, ये अक्सर आपके स्कूल के अंदर बोर्ड के अंदर लगी होती है। तो इसका जो टॉप है वो काफ़ी फ्लैट है, यानी कि काफ़ी एरिया ज़्यादा है। एट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प, और जो एंड है उस वो बहुत ज़्यादा शार्प है, पॉइंटी है, एरिया यानी कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी स्मॉल व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप। यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे। द प्रेशर एट द एंड ऑफ पिन इज़ सो हाई दैट इट पियर्स इनटू द वुडन बोर्ड। जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारी फिंगर पे तो इतना प्रेशर नहीं लगेगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया बहुत कम है तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगेगा, और इवन ये तो वुडन जो बॉक्स होते हैं या वुडन बोर्ड होते हैं उनके अंदर भी मूव कर जाते हैं उसी प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट है व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड। जब हम ज़मीन पे वॉक कर रहे हैं तो एक्सर्ट कर रहे हैं एक फोर्स ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स। हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और ज़मीन जो है हमें आगे की तरफ धकेलती है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक। तो फोर्स जो है वो व्हेन ग्राउंड इज़ फ्लैट दिस रिएक्शन फोर्स इज स्प्रेड ओवर द होल एरिया ऑफ द फुट। ग्राउंड जो है वो फ्लैट होता है तो उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो फुट के ऊपर जो है स्प्रेड कर जाती है, एंड द प्रेशर ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज़ नॉट पेनफुल। और उसकी वजह से जो प्रेशर हम पे लगता है वो इतना पेनफुल नहीं होता। बट व्हेन वी वॉक ऑन पेबल्स द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ रिड्यूस्ड। और वही अगर हम पत्थरों के ऊपर मूव कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है क्योंकि वो पॉइंटी होते हैं ऊपर से। देन द प्रेशर ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स बिकम सो हाई दैट इट बिकम पेनफुल। और तब वो अगर हमारे डायरेक्टली पाँव के अंदर लगें तो हमें अच्छी खासी पेन फील होती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, शूज़ या जूते यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि वो प्रेशर जो है वो स्प्रेड कर जाता है,
जिसकी वजह से हमें पेन नहीं होती। इसी तरह जो है अगर आप देखें तो हैवी एनिमल लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स एंड लार्ज फ्लैट फीट सो दैट ड्यू टू लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया प्रेशर बिकम लेस, अदरवाइज देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर। तो हैवी एनिमल जो हैं एलिफेंट्स वगैरह, उनके अंदर भी आप देखें तो लार्ज फ्लैट फीट होते हैं ताकि उनकी जो लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया बने और उनका प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा ना लगे कि उनकी बोन्स जो हैं वो टूट जाएं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख रहे हैं बुलडोज़र की, कि लार्ज पिलर ट्रैक इंस्टेड ऑफ व्हील्स, यहाँ पे व्हील्स नहीं लगाए गए, ठीक है। व्हील्स लगाए जाते तो कॉन्टैक्ट एरिया यानी एरिया एक यहाँ से कॉन्टैक्ट पे होना था, यहाँ से और चारों साइड से बस चार्ज पॉइंट होने थे जहाँ से वो कॉन्टैक्ट में होना था। तो ऐसी जगह पे धंसने के चांसेस ज़्यादा थे कि वो ज़मीन के अंदर धंस जाता, ठीक है। या टायर फटने के चांसेस भी ज़्यादा थे कि सारा प्रेशर जो है वो टायर्स के ऊपर है। तो इस वजह से यहाँ पे व्हील्स नहीं लगाए गए बल्कि लार्ज पिलर्स लगाए गए हैं ट्रैक, ताकि जो ज़्यादा कांटेक्ट में सरफेस रहे, यहाँ से लेके अब यहाँ तक टोटल नीचे वाली सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा प्रेशर इन लिक्विड है, इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड की जो ख़ास बात है वो ये है, सबसे ज़्यादा ख़ास, कि लिक्विड एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो लिक्विड है अगर उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में जो है वो फील होता है और इक्वल प्रेशर जो है हर डायरेक्शन के अंदर वो स्प्रेड करती है। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। दूसरी बात यह है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है डेप्थ के साथ। अगर आपने डैम्स को देखा हो तो उनकी वाल्स कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है। बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, उसकी विड्थ देखें, उससे ऊपर जो है वो कम विड्थ, उससे ऊपर कम विड्थ, क्योंकि प्रेशर जो है वो यहाँ पे अगर वाटर फिल है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर जो है वो सबसे लास्ट वाली लेयर पे है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से इतना इसको जो है वो इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ किया जाता है। वहीं पे जो थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो गया, इसकी थिकनेस को भी कम कर दिया, और लास्ट पे सबसे कम प्रेशर है उसकी थिकनेस भी सबसे कम है। तो ये भी जहन में रखना है आपने कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है विद डेप्थ। नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटी सी एक डेरिवेशन है फार्मूला की प्रेशर इन लिक्विड्स के, तो उसको मैं आपको बुक से ही जो है वो समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक फिगर अच्छी सी बनी हुई है, तो यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। फिगर है हमारे पास। कंसीडर एन एरिया ए इज़ इन द लिक्विड एट डेप्थ एच। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ये एक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि डेप्थ पे है, एच डेप्थ पे उसका एरिया जो है वो ए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ओवर द सरफेस। अब इस पर कितनी फोर्स लग रही है, जितना इसका लिक्विड का कॉलम जो है इसकी सरफेस के ऊपर है उतना इस पर फोर्स नीचे को लग रही होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बताया जा रहा है एक्टिंग ऑन इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज़, वॉल्यूम जो है उसको हम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट से डिनोट करेंगे। इफ़ डेंसिटी इज़ द रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन मैस एम ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी। अगर जो हमें डेंसिटी जो है वो बताई गई है रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन मैस एम ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी। एम का फार्मूला क्या बनेगा, मैस का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था, जैसे डेंसिटी से ही हम निकाल लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डेंसिटी को समझा था कि ये होता है m डिवाइडेड बाय v। तो अब हमें जो है वो मैस का फार्मूला बनाना है, तो ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बन जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला जो है v वो ए एच के इक्वल होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमने वॉल्यूम की जगह ए एच लिख लिया। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से डेंसिटी ए एच रो ए एच में चेंज हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमने उस फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कि ए एरिया पे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ए एरिया है हमारे पास, इस पर कितनी फोर्स लग रही है उसको अगर हम देखें तो फोर्स का फार्मूला होता है एम जी, एफ इज़ इक्वल टू एम जी। अब एम जी जो है वो इक्वल है, वो फोर्स मैस जो है वो आपको पता है किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट किया है कि मैस इक्वल है रो ए एच के। तो हम एम की जगह जो है वो रो ए एच प्लेस करेंगे
और जी ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। फोर्स एम जी के इक्वल है, एम की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे और जी साथ रहेगा ये वाला, ठीक है। द प्रेशर एट द एरिया ए विल बी, अब प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स अभी हमने ये निकाली है रो ए एच जी, वो हमने पुट की रो ए एच जी ओवर एरिया ए पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है अगर हम देखें तो ये वाला एरिया इस एरिया के साथ कैंसल आउट हो गया, हमारे पास जो प्रेशर है वो किसके इक्वल रह गया, रो एच जी, इसके इक्वल जो है हमारे पास प्रेशर आ गया। कि हमने प्रेशर लिक्विड के अंदर फाइंड आउट करना है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, हमें जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए एक तो डेंसिटी लिक्विड की पता होनी चाहिए, जी आपको पता है कांस्टेंट है, और इस तरह हाइट भी पता होनी चाहिए। एरिया जो है वो कैंसल आउट हो गया तो एरिया की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो अब अगर हम अपने फार्मूला को देखें तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो वैल्यू है प्रेशर की वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे, डेप्थ पे, ठीक है। डेंसिटी यानी रो, और इस तरह एच क्या है उसकी डेप्थ। जी तो आपको पता है कि वो कांस्टेंट या 9.8 या 10 आप यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेशर प्रोड्यूस फोर्स एट राइट एंगल टू द सरफेस, और ये भी याद रखना है कि प्रेशर जो है वो राइट एंगल पे फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब फोर्स और इट्स कंपोनेंट दैट इज़ पैरेलल टू द सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर, और ऐसी फोर्स जो कि जिसका कंपोनेंट जो है वो पैरेलल हो, यानी कि अगर इस तरह से है और वो फोर्स भी इस तरह से लग रही है सरफेस पे, तो इसका जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये प्रेशर पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। सो बाय द डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द प्रेशर बाय डेफिनेशन इज ओनली कंट्रीब्यूट बाय द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दैट इज द फोर्स इन अ लिक्विड दैट पुश डायरेक्टली अगेंस्ट द सरफेस एंड एड अप टू अ नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मतलब ये है कि सिर्फ वही फोर्स हमने काउंट करनी है जो कि परपेंडिकुलरली जो है वो लिक्विड की सरफेस पे लग रही है, यानी कि ये नीचे को जो लग रही है उसी फोर्स को हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। साइड्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे लिए हमें उसे कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो वो फोर्स प्रोड्यूस नहीं, वो प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करती। और लास्ट पॉइंट में बताया जा रहा है, इफ देयर इज अ होल इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर द लिक्विड स्प्राउट एट द राइट एंगल टू द सरफेस बिफोर कर्विंग डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। और आप देख सकते हैं कि अगर कंटेनर के अंदर होल किया जाए, ये आप देख रहे हैं, तो पहले जो लिक्विड निकलता है वो देखें राइट एंगल को निकलता है, बाद में जो है उसे डाउनवर्ड ग्रेविटी खींच लेती है तो वो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो जाती है, वरना वो एक बार राइट एंगल को ही जो है वो फोर्स, क्योंकि उसकी सरफेस पे लग रही है तो वो उसको पुश करती है राइट साइड को, राइट एंगल पे जो है वो, सॉरी राइट साइड को नहीं, राइट एंगल पे उसको पुश करती है और वो राइट एंगल को ही मूव करता है, बाद में ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच लेती है। तो ये इसमें इस पॉइंट का मतलब है। हमने प्रेशर एंड लिक्विड को जो है डिटेल में समझ लिया है, तो अब हमने इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करना है ताकि हमारी तमाम कन्फ्यूजन जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर हाई, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज़ 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली हमें जो है वो मरकरी के बारे में उसकी डेंसिटी बताई गई है और उसकी हाइट बताई गई है, और प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का फार्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया था, ड्राइव किया है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू रो जी एच। रो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी गिवन है, जी जो है वो 10 है और एच जो है कांस्टेंट ही है, तो एच जो है वो हमें गिवन है 76 सेंटीमीटर। तो इसको भी जो है वो हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमें जो है वो केजी पर मीटर क्यूब के अंदर यूनिट्स दिए गए हैं, तो इसको भी अब हम मीटर के अंदर ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको मीटर के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻² आएगा। नेक्स्ट है जी, इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.034 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। तो ये जो कन्वर्जन्स हैं ये आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्जन जो है ये एक्सप्लेन की थी प्रीफिक्सेस की वैल्यू, तो इस लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये काफ़ी जो है वो ऑलरेडी लेंथी होती जा रही है वीडियो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो
जैसे वाटर है, समटाइम वो कुछ ऐसे सोल्यूट को ज़्यादा डिज़ोल्व कर पाता है अपने अंदर, गैसेस को, खासकर गैसेस को अपने अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व कर पाता है हाइयर प्रेशर पे। ठीक है, यानी कि अगर हाई प्रेशर पे कोई गैस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व की जाए तो वो ज़्यादा उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आप सोडा कैंस यूज़ करते हैं तो उसका जैसे ही आप कैप ओपन करते हैं तो एक प्रेशर से गैस रिलीज़ होती है, क्योंकि उसके अंदर गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो फिल करके डिज़ोल्व करके उसे हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व करवाया जाता है ताकि वो स्केप ना करे। तो जैसे ही आप कैप रिलीज़ करते हैं तो उसका प्रेशर रिलीज़ होता है और वो गैस जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। 6.3 एग्जाम्पल है, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक 2 मीटर डीप हैज़ बीन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ वाटर एट द ग्राउंड फ्लोर व्हेन द टैंक इज़ फुल। तो ये बड़ी डेली लाइफ में वर्किंग एग्जांपल है। हमें डेंसिटी जो वाटर की है वो पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जी जो है वो 10 हम लेते हैं। तो हाइट जो है वो हमें पता है कि हाइट 2 + 20, ठीक है। कितनी ऊंचाई है, 20 तो बिल्डिंग की हाइट है, और उसके ऊपर 2 मीटर जो है वो टैंक की अपनी हाइट भी है। तो जब फुल होगा तो वो भरा होगा, उसका 2 मीटर भी हम साथ ऐड करेंगे, तो 2 + 20 22 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। डेंसिटी जो है वो वाटर की हमें पता है 1000 होती है, और जी 10 है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है ऑलमोस्ट 2,20,000 पास्कल, यानी 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ नेक्स्ट जो है ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू जो है ये बताया जा रहा है कि जितना जो है वो डेप्थ इंक्रीज़ होती है प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है लिक्विड के अंदर। यहाँ पे देखें 3 डिफरेंट जो है वो डेप्थ पे होल किए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पे जो है प्रेशर सबसे कम है इस होल पे, क्योंकि इसमें डेप्थ जो है वो सबसे कम है, और ये पास ही जो है इसका लिक्विड गिरना शुरू हो गया है। सेकंड पे देखें उसका फ़्लो जो है वो ज़रा दूर जा रहा है, इट्स मीन उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से वो ज़रा दूर जाके गिर रहा है। और लास्ट वाले का जो है वो सबसे ज़्यादा दूर तक प्रेशर जा रहा है, इट्स मीन के डेप्थ के साथ जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ये भी आपने हमेशा याद रखना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे है वो है 6.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले मैं नोट से इसकी मेन डेफिनेशंस और की पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ, बाद में हम बुक से ओवरव्यू लेंगे। सो व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर या व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए क्या होता है एटमॉस्फेयर, पहले उसे समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर है पूरी गैसेस की, जिसे हम मिक्सचर ऑफ एयर बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो हैं ये गैसेस मेन गैसेस प्रेजेंट हैं। द मॉलिक्यूल इन द एयर कोलाइड विद सरफेस एंड एक्सर्ट फोर्स। अब जो मॉलिक्यूल हैं एयर के, डिफरेंट गैसेस के, वो कोलाइड करते हैं सरफेस पे और एक्सर्ट करते हैं फोर्स। प्रेशर ड्यू टू देयर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उनका जो प्रेशर है एक यूनिट एरिया पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से हमने एटमॉस्फेयर को समझा है, तो उसके साथ साथ हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी समझ लिया। प्रेशर तो हमने पहले ही पढ़ा है कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अब हमने ये जब समझा कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर लेयर है एक गैसेस की अराउंड द अर्थ। अब उन गैसेस का जो प्रेशर यूनिट एरिया पे लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्ट करता है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में इक्वल एक्ट करता है। एट सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसे बोला जाता है। इसे हम सी लेवल पे जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। उसकी वजह क्या है कि गैस की जो लेयर है हमारे ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेप्थ कम होती जाएगी। आपको पता है कि जो माउंटेन्स पे जाते हैं हाइकिंग वगैरह के लिए, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि लेयर की डेप्थ जो है वो कम होती जा रही है। सो इट कैन सपोर्ट अ 10 न्यूटन फोर्स ऑन 1 cm स्केयर। वी डोंट फील इट बिकॉज आवर बॉडीज बैलेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, अब ये भी सवाल आता है कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है एयर का, तो हमें फील क्यों नहीं होता वो वाला बोझ, कि हमने हर वक्त एक बोझ उठाया है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं
उनका भी एक प्रेशर है जो कि बाहर को वो लगा रही है, और उसकी वजह से वो बैलेंस आउट कर देती है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को। और वैसे भी हम जो हैं वो बचपन से इस प्रेशर के अंदर हैं, तो हम उसको फील नहीं कर पाते। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने जो है वो उसकी डेफिनेशन को समझा और उसके मेन पॉइंट्स को भी। तो ये भी याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। ठीक है, हमारे ऊपर जो एयर की लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर तक जो है वो फैला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूस विद अल्टीट्यूड। यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती जाती है, यानी वहाँ पे प्रेशर भी कम होता जाता है। तो वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर फ्लूइड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडी एट सी लेवल वैल्यू ऑफ, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं एविडेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम देखें तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे कि द टीचर यहाँ पे देखें, बॉयल सम वाटर इन अ टिन कैन, कुछ पानी को बॉईल करें हीट करके टिन कैन के अंदर। वेट इज व्हेन इट इज़ फुल ऑफ स्टीम रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर एंड क्लोज इट्स माउथ बाय एन एयर टाइट कॉर्क। जब इसके स्टीम प्रोड्यूस करना शुरू कर दे अच्छी खासी, तो इसको जो है वो बर्नर से हटाएं और इसका जो होल है जहाँ से स्टीम निकल रही है उसको जो है वो कॉर्क से बंद कर दें। कम्प्लीटली एयर टाइट करना है, ऐसा कि अंदर एयर ना जा सके। उसके बाद जो है वो आप ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, पोर कोल्ड वाटर ओवर इट, देन द कैन क्रम्पल एज शोन इन द गिवन फिगर। तो आप देखेंगे कि इस तरह बिल्कुल सीधी सादी जो कैन है वो क्रम्पल हो गई है, पिचक गई है वो ठंडा पानी डलते ही। और इसकी वजह क्या है? बेसिकली इसकी वजह ये है कि जब हमने हीट किया था तो पहले जितना एयर का प्रेशर अंदर था उतना ही बाहर था, लेकिन जब हमने इसको हीट किया तो अंदर से जो एयर थी वो बाहर निकल गई, एक्सपैंड हो रही थी एयर, हीट मिली तो पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से दूर हुए, एनर्जाइज होने की वजह से वो काफ़ी एक दूसरे से दूर हो गए। हमने कॉर्क के थ्रू उसको बंद कर दिया। अब कॉर्क के थ्रू बंद कर दिया, इट्स मीन के जब अंदर वाली एयर वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगी, पहले तो एक्सपैंड थी ना हाई एनर्जी की वजह से, अब जब नॉर्मल कंडीशन में आएगी वापस एक दूसरे के करीब करीब आएंगे पार्टिकल, तो उनके अंदर एक सक्शन वैक्यूम क्रिएट होगा, खाली जगह खाली स्पेस जो है वो क्रिएट होगी। तो जब हमने ठंडा पानी डाला तो वो जो एयर के पार्टिकल अब जो फैले हुए थे वो वापस जो है वो डी कंडेंस होना शुरू हो गए, एक दूसरे के करीब आए, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये पूरी की जो कैन है वो क्रम्पल हो गई। और यहाँ पे आप उसकी हालत देख सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो था इसकी वजह क्या थी कि अंदर जो अब एयर का प्रेशर था वो कम हो गया है और बाहर जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाहर वाले एयर प्रेशर ने जब प्रेशर लगाया तो ये वाली अंदर से उतना एयर प्रेशर नहीं था कि उसको बेयर कर सकता, वो कम हो गया। तो एक दूसरे बैलेंस ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बाहर वाला एयर प्रेशर जीता और उसने कैन को जो है वो इस तरह से मतलब डिफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। जैसा कि अभी हमने लिक्विड के अंदर जो है वो प्रेशर को फाइंड आउट करने का फार्मूला स्टडी किया था। तो प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हाइट जो है वो उसका अच्छा खासा प्रेशर पे इफेक्ट होता है। लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है विद डेप्थ। एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, ये उन्होंने फार्मूला वही दिया है। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू द ऑल द फ्लूइड्स एज द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो फ्लूइड, गैसेज भी फ्लूइड की तरह ही होती हैं। देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल, सी लेवल पे इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एट अ हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की हाइट पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 55 किलो पास्कल तक ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एंड एट हाइट ऑफ 30 किलोमीटर इट फॉल टू 1 किलो पास्कल। ठीक है, और 30 किलोमीटर अगर हम ऊपर को मूव करेंगे तो 1 किलो पास्कल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। Measuring atmospheric pressure at a point in the air altitude, that point can be determined
द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज़ द अल्टीट्यूड। जितना प्रेशर कम होता जाएगा इट्स मीन हम उतना ऊंचाई पे चले गए हैं। नेक्स्ट है कुछ अब ऑपरेटर्स हैं, उनको हम देखेंगे जिनके थ्रू जो है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ये तो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल इस डिवाइस को हम बैरोमीटर कहते हैं। ये डिवाइस जो है एक सिंपल मर्करी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब है अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, जो कि 1 मीटर लॉन्ग होती है। दैट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की तरह की आपको नज़र आ रही है, एक साइड से क्लोज है। देन इट इज़ इन्वर्ट कम्प्लीटली, पहले इसे फिल किया जाता है मरकरी से और उसके बाद इसे इन्वर्ट कर दिया जाता है वर्टिकली इन अ डिश ऑफ मरकरी। इस तरह इन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, मरकरी डिश के अंदर। अ मीटर स्केल इज़ प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब टू मेजर द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अब एक इसके साथ जो है मीटर स्केल पुट कर दिया जाता है। मीटर स्केल ना भी हो तो इसके ऊपर डिविजन्स भी लगी होती हैं, उनसे भी हम जो है वो उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। द स्पेस इन द ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। क्योंकि हमने ये फिल किया था कम्प्लीटली इसको, उसके बाद इन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे जो मरकरी पहले फिल था, अब इन्वर्ट होने के बाद जो प्रेशर यहाँ से ये वाली स्पेस बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पे एयर वगैरह मौजूद नहीं है। द प्रेशर इज़ आलमोस्ट ज़ीरो। इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर भी ज़ीरो है यहाँ, क्योंकि पहले ये बिल्कुल फिल था तो अब ये नीचे को मूव हुआ है तो यहाँ पे एयर वगैरह फिल नहीं हुई, ये एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो द प्रेशर पी एट पॉइंट ए, अब यहाँ पे जितना इस जगह पे प्रेशर है उतना ही बी पॉइंट पे भी प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड की सरफेस पे जहाँ पे डेप्थ सेम है ना यहाँ पे, तो एक डेप्थ पे प्रेशर भी सेम होता है। जितना हम डेप्थ में नीचे मूव करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सेम डेप्थ पे प्रेशर किसी भी सरफेस पे आप किसी भी साइड पे देखेंगे तो इक्वल ही होगा। तो ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि रो जी एच के इक्वल होता है, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ मर्करी इन द डिश। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये आपके सामने जो है एयर प्रेशर गाज दिखाया गया है, जो कि साइकिल के या कार के टायर्स के अंदर जब हम हवा भरते हैं तो उसको चेक किया जाता है इसके थ्रू। इसी की तरह एक फोर्टिन्स बैरोमीटर दिखाया गया जो कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें बताया जा रहा है कि अगर हम प्रेशर जो है वो सी लेवल पे अगर हम फाइंड आउट करें, डेंसिटी रख के मैयर करें मरकरी की, तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कम आउट टू 760 mm। यानी अगर हम सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो देखें मरकरी कॉलम पे, तो वो कितना बनता है, 760 mm हाइट तक जो है वो मरकरी को रेज करवाता है। तो 760 mm हमारे पास जो है वो उसका लेवल बना मरकरी का। By using this instrument, atmospheric pressure at any altitude in the air can be measured in term of height of the mercury column। इसका मतलब है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कहीं पे भी किसी भी अल्टीट्यूड पे जो हाइट है एयर की उसको मेजर कर सकते हैं। जितनी जो है वो हाइट ज़्यादा होगी उतनी एयर की बात कर रहा हूँ, जितनी एयर हमारे ऊपर ज़्यादा होगी उतना जो है इसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, और जितनी हम हाइट पे चले जाएंगे और एयर की हाइट कम होती जाएगी तो उतनी वैल्यू भी कम आएगी। लेट्स से अगर ये कोई माउंटेनियस रीजन है, एक बंदा जो है वो यहाँ पे नीचे खड़ा है और एक जो है वो हाइट पे खड़ा है, और हमारा टोटल एटमॉस्फेयर जो है यहाँ तक फैला है, यहाँ तक एयर जो है वो मौजूद है, तो इसके ऊपर देखें हाइट जो है वो एयर की ज़्यादा है और इसके ऊपर हाइट जो है वो कम है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एयर की हाइट कितनी है हमारे ऊपर, और इसी तरह प्रेशर को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने प्रेशर और वेदर के दरमियान रिलेशन बताना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद द टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड अल्टीट्यूड। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो उस पर टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट करता है। आपको पता है टेम्परेचर अगर हम किसी गैस को प्रोवाइड करें तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक दूसरे से फासले पे चले जाते हैं। मॉइस्चर जो है उसकी क्वांटिटी और अल्टीट्यूड, ये तीनों चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं। लो प्रेशर जो है वो क्लाउड्स और रेन के वक्त होता है, ठीक है, और इसी तरह मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं वेदर को यूजिंग प्रेशर वेरिएशंस।
तो बुक के अंदर अगर हम देखें तो इसे एक्सप्लेन किया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है। और इसे ऑब्जर्व करके जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो फोरकास्ट करते हैं वेदर की कंडीशन को। फॉर एग्जांपल जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर एट हाई अल्टीट्यूड वेयर द एयर इज लेस डेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल डाउन। सिमिलरली इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी। अगर जो वाटर वेपर इंक्रीज हो गए हैं तो डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। दस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम लो इन क्लाउडी रीजन्स। तो क्लाउडी रीजन्स में आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम नज़र आएगा। वेदर फोरकास्टर यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट रेन। और इसी नॉलेज से हम रेन की फोरकास्ट भी कर सकते हैं, रेन के बारे में बता सकते हैं। फॉल इन प्रेशर ऑफन मीन्स दैट रेन कुड क्लाउड आर ऑन द वे एंड रेन इज़ टू फॉलो। यानी कि अगर प्रेशर गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इट्स मीन कि क्लाउड्स जो हैं वो आने वाले हैं और रेन जो है वो हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हम अक्सर जो है अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वेदर फोरकास्ट देख रहे होते हैं, तो वो भी इसी बेस पे भी उसके अंदर इसकी इस प्रेशर वेदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉलेज को भी इंटीग्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 6.8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर। इसको जो है हम पहले नोट्स, शॉर्ट नोट्स से डिस्कस कर लेते हैं, इसके मेन पॉइंट्स और की पॉइंट्स को। उसके बाद जो है हम बुक से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैनोमीटर क्या है? एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जो कि फिल्ड होती है मरकरी से, और इसको यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए गैस प्रेशर कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें दोनों प्रेशर्स को, किसी भी गैस का जिसका प्रेशर आपने मेजर करना है, उसे कंपेयर करवाया जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। अगर तो गैस का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मरकरी का लेवल जो है लोअर होगा इन शॉर्ट आर्म। छोटी आर्म जो है उस ट्यूब की दो आर्म्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दो आर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, जो छोटी आर्म है, एक ये है और एक ये लार्जर आर्म है। और नेक्स्ट है कि अगर गैस प्रेशर जो है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो मरकरी का लेवल जो है वो हायर होगा इन शॉर्ट आर्म। ठीक है, अगर तो गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो मरकरी का लेवल लोअर होगा शॉर्ट आर्म में, और अगर गैस प्रेशर ज़्यादा है तो हायर होगा शॉर्ट आर्म के अंदर। तो शॉर्ट आर्म की निस्बत से हमने जो है वो मरकरी के लेवल के थ्रू हम गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या कम है। अब इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं बुक से। मेन आइडिया जो है वो हमने नोट से ले लिया है, अब हम बुक से भी इसको डिटेल से देखते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल मैनोमीटर जो है वो यू शेप ग्लास ट्यूब का बना होता है, जिसके अंदर मरकरी फिल किया गया होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टू ओपन एंड्स ऑफ द ट्यूब इज़ द सेम। पहले तो दोनों में सेम होते हैं, इस तरह लेवल जो है दोनों साइड पे आपको देखें, इस आर्म के अंदर भी और इस आर्म के अंदर, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म के अंदर सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, तो उसकी वजह से सेम है। अगर हम किसी एक आर्म को, मोस्टली जो है वो शॉर्ट आर्म को कनेक्ट करवाया जाता है गैस सिलेंडर के साथ, जिसका हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर, और लॉन्गर आर्म जो है उसको ओपन ही रखना है एयर के अंदर। द मर्करी लेवल इन शॉर्ट आर्म इज़ लोअर देन दैट इन द लॉन्ग आर्म। तो इस तरह की जो है वो सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर तो मर्करी आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म के अंदर लोअर है, ठीक है, लॉन्गर आर्म से, तो इट्स मीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ द हाँ, यहाँ पे आप देखें कि लोअर देन दैट इन द लॉन्ग आर्म, देन द अननोन प्रेशर इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब इट्स मीन कि ये जो गैस का प्रेशर इस सिलेंडर के अंदर है वो ज़्यादा है, उसने इसको ज़्यादा पुश कर दिया है कि ये नीचे को चला गया है, और ऊपर से एयर का जो प्रेशर है वो कम लग रहा है, वो इसको ज़्यादा, अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता तो लिक्विड जो है वो इस साइड को ज़्यादा शिफ्ट होता है, इस साइड को राइज करता है। तो इट्स मीन एयर का प्रेशर अब कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो इसने मरकरी को ज़्यादा पुश करवा दिया ऊपर। ठीक है, और इसी तरह अगर सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर कम हो तो एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, वो मरकरी को ज़्यादा पुश करवा देगा शॉर्ट आर्म में। तो शॉर्ट आर्म में मरकरी जो है वो ज़्यादा ऊपर को ट्रैवल करेगा। तो ये सिंपल सा इसके अंदर रूल है कि अगर तो गैस जिसका हम मेजर कर रहे हैं उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पुश कर देगी मरकरी को, और मरकरी शॉर्ट आर्म में कम हो जाएगी और लॉन्गर आर्म में ज़्यादा उसकी हाइट हो जाएगी।
और वहीं अगर गैस के अंदर गैस सिलेंडर का जो प्रेशर है वो कम है तो क्या होगा जी कि गैस सिलेंडर में से जो प्रेशर है वो कम लगेगा, एयर का प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से मरकरी जो है वो राइज़ करेगी ऊपर को गैस सिलेंडर वाली आर्म की तरफ, यानी उसमें हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी शॉर्ट आर्म में। तो ये कॉन्सेप्ट था, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ला है हमारे पास 6.9 पास्कल ला। तो इसको पहले हम शॉर्ट नोट से समझेंगे, मेन पॉइंट्स और डेफिनेशंस वगैरह बाद में हम बुक से भी इसको व्यू करेंगे। तो पास्कल लॉज की जो मेन स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। नोट्स पे लाने की वजह ही ये होती है कि हमें मेन जो आइडिया है वो पहले कन्वे हो जाए। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी लॉस। तो पास्कल लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो इक्वली ऑल डायरेक्शन में जो है वो फैलेगा, वो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। लेट्स से अगर आपके पास हाइड्रोलिक्स में मोस्टली ये लॉ यूज़ किया जाता है कि ये हमारे पास जो है वो एक ट्यूब है और इसको हम जो है दोनों साइड से जो है वो डिफरेंट पिस्टन्स के साथ कनेक्ट करवा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस साइड पे भी, तो अगर हम इस साइड पे प्रेशर लगाएंगे तो वो सारा प्रेशर जो है ये लिक्विड मूव करेगा इस साइड को और ये टोटल प्रेशर इसके ऊपर जो है वो ट्रांसमिट कर देगा, मतलब हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप फिगर 6.13 में देख सकते हैं कि ये एक मेन सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड को फिल किया गया है। इसकी साइड पे देखें डिफरेंट जो हैं वो ट्यूब्स एक्सटेंड करवाई गई हैं जो डिफरेंट डेप्थ के अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ से पिस्टन से जब इस पर प्रेशर लगाया गया है, इसके अंदर एक लिक्विड है, तो पिस्टन पे प्रेशर लगाते ही देखें तमाम ट्यूब्स के ऊपर जो है वो लेवल देखें, उनका तमाम का लेवल जो है वो सिमिलर है। जो मेन के अंदर है वही लेवल इनके अंदर भी डेवलप हो गया। इट्स मीन के प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ है ऑल डायरेक्शन में। ये डिफरेंट डायरेक्शन में है ना छोटी छोटी ट्यूब्स, तो इट्स मीन उसने हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो मेन इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपने यहाँ से समझ लेनी है इस एक्सपेरिमेंट से। बुक में अगर हम देखें तो इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम कोई बैलून फुलाते हैं तो वो जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट मीन दैट प्रेशर अप्लाइड एट इट्स माउथ हैज़ बीन ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह जो मोटर बाइक का टायर है उसको भी जब हम फुलाते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से वो उसके तमाम टायर जो है वो फूल जाता है। हम एक साइड से, हालांकि एक पॉइंट पे एयर जो है वो भर रहे होते हैं, लेकिन पूरा टायर जो है वो इक्वली जो है वो फूलता है। और कहीं से भी अगर हम प्रेस करें टायर को तो इक्वल ही हमें प्रेशर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी को आगे एक्सप्लेन किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया गया, वाई डज दिस हैपन, क्यों इन तमाम ट्यूब्स के अंदर इक्वली जो है वो राइज किया है फ्लूइड। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड सिंस गैसेज एंड लिक्विड आर टर्म्ड एज फ्लूइड, सो द अबव एक्टिविटी प्रूव दैट। तो ये बेसिकली जो है ये हमारे पास जो पास्कल लॉ है उसकी मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। अब ये जो पास्कल लॉ है इसका यूज़ जो है वो बहुत वास्ट है, वो आप अक्सर देखते हैं, जैसे कि लिक्विड टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। इट्स मेन एडवांटेजेस आर लिक्विड डू नॉट अब्जॉर्ब एनी ऑफ द सप्लाइड एनर्जी। अब लिक्विड खुद उस सप्लाइड एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ना उसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं, बल्कि उसको जो है वो स्प्रेड ही कर रहे हैं। एक पॉइंट से लग रहा है तो दूसरे पॉइंट पे उसे स्प्रेड कर देते हैं। They are capable of moving much heavy loads and providing a great force due to incompressibility। तो लिक्विड जो है आपको पता है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो इस वजह से ये जो है मूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई लोड, ठीक है, और ग्रेट फोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सम यूज़फुल हाइड्रोलिक सिस्टम आर हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आपने अक्सर देखा होगा कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन, कार को लिफ्ट होते भी देखा होगा सर्विस स्टेशन पे, वहाँ पे भी हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जो मॉडर्न बाइक्स हैं या गाड़ियाँ हैं उनके अंदर तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आ रही हैं, तो वो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा।
तो इसको हम जो है वो डिटेल में समझते हैं हर एक को। तो हाइड्रोलिक प्रेस को जो है अगर हम देखें तो यहाँ आपके सामने जो है हाइड्रोलिक प्रेस की एक डायग्राम है। हाइड्रोलिक प्रेस को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स से ये आपके सामने जो है एक हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो डिस्प्ले करवाया जा रहा है। यहाँ पे एक आप ट्यूब देख रहे हैं जो जिसका यहाँ पे एंड जो है एरिया जो है ओपन एरिया वो बहुत स्मॉलर है, जिसे हम A1 कह रहे हैं, और ये वाला पाइप से कनेक्ट है। इस साइड पे एक वाइडर एरिया है, ठीक है, और सेंटर में जो है लिक्विड से हमने इसको फिल किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितनी फोर्स मिलेगी इस साइड पे और इस साइड पे। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे आप ये फार्मूला देख रहे हैं कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है F डिवाइडेड बाय A। तो अगर हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हम A इधर डिवाइड हो रहा है प्रेशर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फोर्स का क्या फार्मूला आएगा, F1 विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A। तो लेट से हम कैलकुलेट करते हैं। हमने इस साइड पे प्रेशर लगाना है 5 पास्कल, और एरिया कितना है इधर, लेट से ये जो है 2 मीटर समझ लें, 2 मीटर एरिया है, तो 5 2 ज़ा 10। तो F1 हमने कितनी लगाई, 10 की यहाँ पे जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स हमने इस साइड पे लगाई है इस एरिया पे। अब इसी फोर्स को इस एरिया पे कैलकुलेट करते हैं कि F2 किसके इक्वल आएगा। अब F2 जो है वो भी इक्वल आएगा किसके, P और A के। तो प्रेशर आपको पता है कि इक्वल ही जो है वो ट्रैवल करेगा, जितना उधर है उतना ही इस साइड पे भी ट्रैवल करेगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, एरिया का। अब प्रेशर उधर 5 का लगाया है तो इधर भी 5 ही लिक्विड ने ट्रांसमिट करना है। अभी हमने पढ़ा था कि जितना प्रेशर लगाएं उतना ही लिक्विड जो है वो पास्कल लॉ में हमने यही पढ़ा है कि ट्रांसमिट करता है। तो उधर से 5 का प्रेशर लगाया तो इधर भी 5 ही प्रेशर आया, और मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया इधर जो है वो 2 नहीं है बल्कि 5 मीटर है, तो 5 कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें 5 5 ज़ा 25, फोर्स कितनी आई 25 न्यूटन। तो ये दोनों में जो फ़र्क देखें कि यहाँ पे F1 पे हमने प्रेशर 5 का ही लगाया है, 5 का प्रेशर जो है वो था, लेकिन फोर्स कितनी लगानी पड़ी, सिर्फ 10 न्यूटन। ठीक है, जो ए साइड है इस पे हमें 5 का प्रेशर प्रोड्यूस करवाने के लिए फोर्स 10 न्यूटन लगानी पड़ी, और दूसरी साइड पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे हमें 25 न्यूटन फोर्स मिली है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि जितना एरिया यहाँ पे कम होगा उतना एरिया फोर्स हमें यहाँ पे कम लगवानी पड़ेगी, और जितना इसका ये वाला एरिया ब्रॉडर करते जाएंगे उतनी यहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कम फोर्स इस साइड पे लगा के यहाँ से ज़्यादा फोर्स जो है वो हासिल कर लेते हैं। यही आप लोग जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर हम ये न्यूमेरिकल करें कि यहाँ पे हमने प्रेशर 5 का लगा के जो एरिया कम था तो हमें फोर्स 10 लगानी पड़ी, कम फोर्स लगानी पड़ी, और दूसरी साइड पे जो है वो प्रेशर उतना ही है 5, लेकिन एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी कितने गुना ज़्यादा हो गई है। तो इस मेथड को हम जो है वो इससे समझ सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का सारा जो मेन आइडिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में वही है, एक सिलेंडर है जो कि 2 पाइप से जोड़ा गया है। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और सिलेंडर को फिल किया गया है लिक्विड के साथ। ठीक है, जो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो समझें कि एक स्मॉल पिस्टन है, उस पर जो फोर्स है वो हमें कम लगानी पड़ रही है, और दूसरी साइड पे देख लें फोर्स ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एरिया 2 जो है वो ज़्यादा है एरिया 1 से, तो फोर्स 2 भी ज़्यादा होगी फोर्स 1 से। तो इज रिजल्ट इंडिकेट दैट स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर पिस्टन पे हम स्मॉल फोर्स भी लगाएं तो लार्जर साइड पे जो है वो फोर्स लार्ज हो जाती है। सच सिस्टम इज़ नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर, और ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ज़रूर इसको भी याद कीजिएगा कि अगर हम स्मॉलर एरिया पे स्मॉलर फोर्स लगाएं और वो लार्जर एरिया पे लार्जर फोर्स प्रोड्यूस करे तो हम उसे बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लायर। और हाइड्रोलिक प्रेसेस जो कि आप कार वाश पे देखते हैं वो भी इसी आइडिया को फॉलो करते हैं। रूम के अंदर उनका छोटा सा एक एरिया वाली होती है जहाँ पे वो फोर्स हल्की सी लगाते हैं, और जो बाहर बड़े ब्रॉडर एरिया वाला जो बेस है वहाँ पे वो अच्छी खासी फोर्स प्रोड्यूस होती है, और इवन गाड़ी को भी लिफ्ट कर देती है।
तो a hydraulic press work in this principle, cotton bale or any other object to be compressed is placed over the large piston. A force F1 is applied on the smaller piston. The pressure P produced by smaller piston is transmitted equal to the larger piston. A much greater force F2 act on it. This force lifts the larger piston and compress the cotton bale. This principle is also used as the service station to lift the car for washing. तो ये डिफरेंट जो है इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। 6.4 हमारे पास एग्जांपल है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक डायामीटर है पिस्टन का हाइड्रोलिक प्रेस का 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, एक साइड का 5 और दूसरी साइड का 27। A normal force of 160 Newton is applied on the smaller piston. What will be the pressure exerted by the force on the bigger piston? अब वो कह रहा है कि 160 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो प्रेशर कितना प्रोड्यूस होगा। सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो यहाँ पे बेसिक मसला ये है कि हमें डायामीटर बताए गए हैं, पहले हमें रेडियाई फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस पता चलेगा तो हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो डायामीटर है वो 5 है, उसको 2 से डिवाइड करें। आपको पता है डायामीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस बन जाता है। तो 5 को 2 पे डिवाइड किया 2.5 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 2.5 10⁻²। इसी तरह जो R2 के लिए हमने किया तो हमारे पास 12.5 आ गया उसका। अब हमने एरिया के फार्मूला में जो कि इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसी तरह दूसरे के लिए भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन जो है वो 160 न्यूटन है। इट्स प्रेशर ऑन पिस्टन इज़, अब उसके लिए हमने फार्मूला लगाया कि प्रेशर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के। तो फोर्स जो है 160 है ओवर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमने 1 का फाइंड आउट करना है। इफ़ द वेट लिफ्टेड बाय द बिगर पिस्टन इज W, देन द अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ F1 ओवर A1 इज इक्वल टू W ओवर A2, यानी फोर्स जो हम 160 लगा रहे हैं वो ओवर एरिया, जिस एरिया पे लगा रहे हैं स्मॉलर एरिया पे, और दूसरे एरिया पे जो फोर्स है वो जो उसने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है वो वाली फोर्स लग रही है ना, जितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का जिसको लिफ्ट करना है उतनी ही फोर्स उस पर लग रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने W पुट कर दिया ओवर एरिया 2। तो W तो हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है, तो W फाइंड आउट करना है। तो ये A इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय A2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो F1 पाई आर स्क्वायर और इसी तरह A1 जो है ये A2 की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, और नीचे जो है वो A1 की पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखी। पाई पाई से जो है वो कैंसिल आउट हो गए और R का स्क्वायर ऊपर है और R का ही स्क्वायर नीचे है। तो पुटिंग द वैल्यूज़, अब हम दोनों की रेडियस की वैल्यूज़ और फोर्स की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब ये फोर्स को इन दोनों रेडियस को जो है आपस में डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई करवाया फोर्स से, तो 4000 न्यूटन या 4 किलो न्यूटन जो है हमारे पास वो वेट आया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 160 न्यूटन ऑन स्मॉलर पिस्टन। तो 160 न्यूटन हमने स्मॉलर पिस्टन पे लगाई है और 4000 न्यूटन जो है वो हमें लार्जर पिस्टन पे उसकी फोर्स मिली। नेक्स्ट हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स को देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें दो तरह के सिलेंडर होते हैं, एक मास्टर सिलेंडर होता है और एक जो है वो लार्जर ब्रेक सिलेंडर होते हैं। जो मास्टर सिलेंडर होता है वो स्मॉलर एरिया का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, और जो लार्जर ब्रेक सिलेंडर है उनका एरिया जो है वो ज़रा बड़ा होता है। तो यहाँ पे कम हमें फोर्स लगानी पड़ती है और वहाँ पे एरिया ज़्यादा होने की वजह से फोर्स भी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये कि ये चारों टायर्स के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। तो चारों टायर्स के अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इक्वल ब्रेक लगती है, यानी इक्वली प्रेस्ड होती हैं ब्रेक्स। चारों टायर जो हैं एक ही टाइम में इक्वली फोर्स से क्लोज होते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा है। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें, द ब्रेक्स ऑफ सम व्हीकल वर्क ऑन पास्कल लॉ। इन सच टाइप ब्रेक सिलेंडर विद पिस्टन आर अटैच्ड टू द व्हील्स। द ब्रेक पैडल इज अटैच टू द मास्टर सिलेंडर। ब्रेक पैडल ये वाला जो है ये मास्टर सिलेंडर से अटैच्ड है। इसमें ब्रेक फ्लूइड जो कि ऑयल होता है उसे फिल किया जाता है। मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड टू ऑल द लार्जर सिलेंडर अटैच टू द व्हील्स थ्रू पाइप्स एज शोन इन द फिगर। ये देखें जी, ये मास्टर सिलेंडर को एक पाइप के साथ एक ही व्हील के साथ शो करवाया गया, बाकी व्हील्स के साथ भी ये अटैच होता है।
Oil is filled in the system when pedal is pushed down. The piston is applied pressure on the liquid in the master cylinder. अब जब ये पिस्टन पुश किया जाता है तो पैडल ब्रेक को पुश किया जाता है तो ये वाला प्रेशर जो है ये यहाँ पे कम एरिया पे आके जब लगता है तो एरिया कम होने की वजह से फोर्स हमें कम लगानी पड़ती है। और ये वाली फोर्स प्रेशर जब यहाँ जाता है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अप्लाइड ऑन द प्रेशर लिक्विड इन द मास्टर सिलेंडर, द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड equally to all larger piston of other cylinder. This pressure causes these piston to move outward, pressing the brake pad toward the brake disc or brake drums. तो इसकी वजह से ये जो ब्रेक डिस्क हैं ये प्रेस होती हैं और टायर को ब्रेक लगना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। Force of friction between the pads and disc or drums slow down the vehicle. When pressure is released from the pedal, the spring pull back to the brake pad and the wheel again turn freely. और जैसे ही उसको प्रेशर को हटाया जाता है तो व्हील जो है वापस फ्री हो जाता है क्योंकि उसे प्रेशर लगना बंद हो गया। लास्ट पे जो है एक हमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझाया गया, एक्टिविटी है। ये आप लोग अक्सर जो हैं वो देखते भी हैं अक्सर सेमिनार्स पे। तो यहाँ पे देखें जी, 2 सिरिंजेस हैं, उनको एक ट्यूब के थ्रू जो है वो जोड़ा गया है और वाटर के साथ उन्हें फिल किया गया है। जब एक को प्रेस करते हैं तो ऊपर दूसरी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, जब उसको प्रेस करेंगे तो ये वाली ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये एक हाइड्रोलिक का छोटा सा सिस्टम बन गया। और अगर इसको मज़ीद बेहतर बनाना हो तो हम दोनों जो सिरिंजेस हैं उनका डायामीटर जो है वो चेंज कर देंगे। ये जो है ये एक बड़ी डायामीटर वाली होगी, ये स्मॉलर वाली, तो हमें फोर्स का डिफरेंस भी फील होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिल सकें।